हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी आरओ को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं और आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज संस्कृति आईएएस की होने वाली है। संस्कृति आईएएस के सामान्य अध्ययन मतलब कि यहाँ पर हम फुल टेस्ट मिक्स क्वेश्चन की बात करेंगे। हिंदी के जो क्वेश्चन है हमारे ऑलरेडी लग चुके हैं इसी टेस्ट सीरीज के, तो हम पहले बात कर चुके हैं, तो आप उसकी चैनल पे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगी हुई है प्लेलिस्ट की, आप हिंदी की देख सकते हो। तो हम 100 नंबर क्वेश्चन तक पिछली वीडियो में लगा चुके थे, आप लोगों ने उम्मीद देख लिया होगा मुझे। और आज हमारे जो है वो 101 नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जल्दी से आप लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ में इसकी पीडीएफ अगर डाउनलोड करना हो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, यूपीएससी नट, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो। आप ध्यान रखिएगा, तो यूपीएससी नट ऐप डाउनलोड कर लोगे तो मल्टीपल कोर्सेस आपको यहाँ मिल जाते हैं, वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अभिकथन और कारण के सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है, कौन सा यहाँ पर सही है? तो अभिकथन की बात करें, किसी तत्व के रेडियो सक्रिय परिवर्तन में परमाणु के नाभिक का जो है विखंडन होता है। क्या सही है? बिल्कुल बात ठीक है। किसी तत्व के रेडियो सक्रिय परिवर्तन है तो परमाणु के नाभिक का विखंडन होगा, और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि रेडियो सक्रिय तत्वों के परमाणु अस्थायी होते हैं और ऐसे परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की जो संख्या है वो अत्यधिक हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाते हैं, ये विखंडन हो जाता है। खैर, कारण कहता है कि रेडियो सक्रिय तत्वों के परमाणु अस्थायी होते हैं। बिल्कुल बात ठीक है। अभी मैंने बताया भी है कि परमाणु क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। तो दोनों ही कथन सही हैं। हम कहेंगे सी वाला करेक्ट रहेगा, ए आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही कर रहा है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ देंगे। नाभिकीय संलयन के संदर्भ में विचार करें, कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो नाभिकीय संलयन के बारे में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन सही है? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में द्रव्यमान की सदैव क्षति होती है। क्या होती है? द्रव्यमान की सदैव क्षति होती है, करेक्ट है। दूसरा कहता है कि हाइड्रोजन बम का निर्माण नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर ही किया जाता है। तो हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है, जो हाइड्रोजन बम बनते हैं वो नाभिकीय संलयन के निर्माण के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। तो हम कहेंगे ए आर दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, लोहे में जंग लगने से आवश्यक कौन सी परिस्थितियां होती हैं? आपने देखा होगा आपके घर में लोहा कोई डला रहता है, पानी में भीग जाता है तो उसमें जंग लग जाती है। लेकिन जंग लगने की आवश्यक परिस्थितियां क्या होती हैं? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण और आपका वायु में नमी की उपस्थिति के कारण। ये दोनों ही कारण ऐसे होते हैं जो लोहे में जंग लगने के कारण परिस्थितियां बन जाते हैं। तीव्र सौर प्रकाश से ऐसे कोई संबंध नहीं है, तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, 1 और 3 यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, एक तरफ यहां पर सुमिलित नहीं है, एक तरफ यहां पर ईंधन गैस है और एक तरफ मिश्रित गैस है। यहां पर गलत कौन सा है? कोल गैस। कोल गैस की बात किया है तो भाई यहां पर नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ये गलत लिखा है। नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड सही नहीं है। यहाँ पर आपकी यहाँ पर कौन सी रहेगी? हाइड्रोजन मीथेन रहेगी, कार्बन डाई मोनोऑक्साइड रहेगी, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन रहेगी। तो विभिन्न रहेगी, लेकिन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगी। ए वाला आपका ऑप्शन गलत है। जबकि वाटर गैस में मिश्रित गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। प्रोड्यूसर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन रहता है। प्राकृतिक गैस में मीथेन एवं इथेन रहता है। तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है भाई? ए वाला है जो आपका गलत है, ध्यान रखिएगा है। ठीक है, चलिए बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहा जाता है? क्या कहता है? मैग्नीशिया कहा जाता है। सॉरी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? तो यहां पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करें हम तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड कहा जाता है। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। अच्छा, एक चीज और भी है कि ध्यान रखना है आपको कि मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है प्रकृति में इप्सोमाइट के रूप में इप्सम की गर्म झरने से पाया जाता है। ठीक है, खैर नेक्स्ट आता है कि ब्लू आइस के संबंध में कौन सा सही नहीं है? ब्लू आइस के बारे में कह रहा है। ब्लू आइस वो वाला ब्लू आइस नहीं है जो सोच रहे हो, है ना, हनी सिंह वाला। ये ब्लू आइस दूसरा है, ये पेपर वाला ब्लू आइस है। एक क्वेश्चन इधर से उधर कर देगा, बन जाएगा ब्लू आइस। तो ब्लू आइस के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ये भैया ऑप्शन गलत है। क्या ऑप्शन है? यही ऑप्शन आपका हो जाता है गलत, ध्यान रखिएगा। तो ए ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा है, इसमें रोगाणु नहीं पाए जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। इनमें उल्का पिंडों के रहस्य छिपे हैं, ये भी सही है। इसका उपयोग विस्की बनाने में किया जाता है, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन हमारा जो है केवल ए वाला गलत है और बाकी आपके ऑप्शन जो है सही है। कैल्शियम ऑक्जेलेट के संदर्भ में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? कैल्शियम ऑक्जेलेट के बारे में क्या जा रहा है? यह पौधों की कोशिकाओं में मिलता है, करेक्ट है। इसके कारण मानव गुर्दे में पथरी होती है, हम कहेंगे ये भी ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, तो ए वाले पे हम यहाँ पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, विद्युत चुंबकीय बल के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो विद्युत चुंबकीय बल के बारे में विचार करना है, गुरुत्व बल से अधिक प्रबल होता है, बिल्कुल ठीक है।
इसे किसी मध्यवर्ती माध्यम की आवश्यकता जो है नहीं होती है। तो हम कहेंगे ये भी ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन सी वाला रहेगा, 1 8 2 और 9 आपसे सही है। अच्छा, एक चीज और भी आपको थोड़ा सा एक अपडेट दे दूं, ऐप तो आई चुका है हमारा यूपीएससी नट नाम से, और यूपीएससी नट पे ही हम करंट अफेयर्स भी लगा रहे हैं। सेकंड चीज, ये अपडेट नहीं था, अपडेट ये है इसी चैनल पर आपको यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की जो आपका 12 अक्टूबर को एग्जाम है उसकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। तो टेस्ट सीरीज नई वाली स्टार्ट हो गई है मेक आईएएस की, तो आप लोग उसको जरूर एक बार जाके देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं मिलेगी तो कमेंट कर देना, वो आपको लिंक भेज देंगे। ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना, यूपीएससी नट नाम से मल्टीपल कोर्सेज यहां पर मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लेना। कारण और कथन की बात कर रहे हैं, यहां पर कौन सा सही है। अभिकथन ये कहता है कि वायु की उपस्थिति में अपने परवलयाकार पथ पर गतिमान कोई पिंड अपने आदर्श गमन पथ से विचलित हो जाता है। क्या कहता है, वायु की उपस्थिति में अगर कोई परवलयाकार पथ पर गतिमान करता हुआ कोई पिंड है तो वह अपने पथ से क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। कारण कहता है कि वायु किसी पिंड की गति को विरोध करता है। हम कहेंगे हाँ ये भी ठीक है, तो दोनों ही कथन सही हैं और व्याख्या भी सही कर रहा है, तो सी वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना न्यूटन की गति के तृतीय नियम के पालन नहीं करती। तो न्यूटन की गति का तृतीय नियम का पालन कौन सी घटना नहीं करती है, तो हम कहेंगे जो घटना आपकी है पेड़ की टहनियों को हिलाने से उसके फल फूल नीचे गिरना, ये आपकी न्यूटन गति के तीसरे नियम का पालन नहीं करती है। क्या है, नहीं करती है। बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, ये आपका पालन किया जाता है। नाव खेने के लिए बांस से जमीन को दबाना, ये भी पालन किया जाता है। ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, ये भी पालन किया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, पहला नियम जो है न्यूटन की गति के तीसरे नियम के पालन नहीं करता है, ठीक है। बाकी बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे सर आपने गलत पढ़ा दिया, तो एक बार नेट कर लेना सर्च, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों में विचार करें कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक घट जाता है। तो भाई गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ेगा तो दाब बढ़ाने पर उनका आयतन, उनका गलनांक क्या होगा भाई, उनका गलनांक भी बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, उनका गलनांक भी बढ़ जाता है। तो ऑप्शन पहला वाला गलत हो गया। सभी द्रवों का क्वथनांक खुली सतह पर दाब बढ़ाने से बढ़ जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन हमारा बी वाला केवल सही है, जबकि ए वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत था आपका, एक पहला वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कम वायुमंडलीय दाब के कारण होती हैं। तो कम वायुमंडलीय दाब के कारण कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई आना, बिल्कुल ठीक। वायुमान में फाउंटेन पेन से स्याही का रिस जाना, ये भी ठीक है। अधिक ऊंचाई पर नाक से खून निकलने लगना, ये भी सही है। तेज आंधी आने पर टीन की छत का उड़ जाना, ये भी ठीक है। तो चारों ही ऑप्शन ऐसे जो हैं कम वायुमंडलीय दाब के कारण घटनाएं घटित होती हैं। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट जो है हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, वो है जोड़, जहां कंधे या कूले आपस में जुड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं। आप समझ गए होंगे, कंधों तो आप समझ रहे हो, कूले को मतलब समझ रहे हो, है ना, हिप की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, हिप्स की बात कर रहा है, यहाँ पर ये हिप्स की बात की जा रही है। और यहाँ पर शोल्डर्स एवं हिप्स की बात की जा रही है। कोई जो जुड़े होते हैं आपस में उनको क्या कहा जाता है, तो इनको हम वॉल एवं सॉकेट जोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट के रूप में उनको हम जानते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। विचार कर लेते हैं। सामान्य दृष्टि का वयस्क व्यक्ति अपने निकट बिंदु को लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। वह दूरतम बिंदु को लगभग 45 सेंटीमीटर की दूर देख सकता है, भाई ये तो गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन गलत है। 25 सेंटीमीटर सामान्य व्यक्ति देख सकता है, ना कि 45 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन आपका सी वाला रहेगा, केवल एक सही है, बाकी दूसरा वाला गलत है। अभिकथन और कारण है क्या कहता है, देखते हैं। अभिकथन कहता है मानव कोशिका में पाई जाने वाली अंतरास्रावित त्रिवलशिका का रंग जो होता है रुधिर की तरह लाल रंग का नहीं होती है, बिल्कुल करेक्ट है। कारण कहता है इसमें लाल वर्णक हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, भैया गलत है, हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता है। आपका ऑप्शन डी वाला रहेगा, ए सही, किंतु आर ऑप्शन जो है गलत है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी औषधि, किस औषधि का उपयोग अपच का उपचार करने के लिए किया जाता है। अपच है ना, जो आप कहोगे अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है, तो हम कहेंगे एंटीसिड, एंटीएसिड का प्रयोग जो है आपका अपच का उपचार करने के लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर सही नहीं है, गलत कौन सा है, देख लेते हैं। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहते हैं, सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर कहते हैं, फलों की खेती को क्या कहेंगे, फलों की खेती को हम कहेंगे पोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। पोमोलॉजी आपकी फलों की खेती के लिए कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ पर विचार करें कौन सा ऑप्शन सही है। तो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के बारे में कहा जा रहा है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इस अभिक्रिया में हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त करते हैं। अब आप खुद बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त करते हैं, अवशोषित करते हैं, है ना, अवशोषित करते हैं। क्या करते हैं, अवशोषित जो है करते हैं, ना कि आपका विमुक्त करते हैं।
तो आपका पहला वाला गलत हो गया। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है, बिल्कुल करेक्ट है। तो केवल आपका ऑप्शन दूसरा वाला सही रहेगा, क्योंकि लाल रंग में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की दर देखने को मिलती है। मधुबनी चित्रकला के संदर्भ में बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। मधुबनी चित्रकला के बारे में कहा जा रहा है, यह मुख्य विषय हिंदू देवी देवताओं से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। यह अपने आदिवासी रूपांकनों प्राकृतिक रंगों के प्रयोग के लिए लोकप्रिय है, जानी जाती है। तो हमारी दोनों ऑप्शन करेक्ट रहेंगे, तो सी वाला हमारा सही है। एक तरफ शास्त्रीय नृत्य है और एक तरफ राज्य है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य के साथ संबंधित है। जैसे हम भरतनाट्यम की बात करें तो यह तमिलनाडु संबंधित है, कुचिपुड़ी की बात करें तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, कथकली की बात करें तो केरल से संबंधित है, और कथक आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। बाकी ऑप्शन आप ध्यान रखना है, याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट बात है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर निर्माणकर्ता सही नहीं है। तो किस मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया, यहाँ पर सही नहीं है। कौन सा नहीं है। लिंगराज मंदिर का निर्माण ययाति केसरी प्रथम ने करवाया था। पुरी का जगन्नाथ मंदिर अनंत बर्मन ने करवाया था। मोढेरा का शिव मंदिर भीमदेव प्रथम ने करवाया था। महाबलीपुरम का रथ मंदिर धंगदेव देव ने नहीं, बल्कि नरसिंह देव ने करवाया था। किसने। नरसिंह देव के द्वारा करवाया गया था महाबलीपुरम का रथ मंदिर का निर्माण। तो डी ऑप्शन आपका क्या था, गलत था। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लोकनृत्य संबंधित राज्य सही नहीं है। चलिए बात करते हैं, जैसे जाट जाटिन कहां संबंधित है भाई, बिहार राज्य से संबंधित है। जाट जाटिन बिहार राज्य से संबंधित है, तो ए ऑप्शन गलत हो गया। बिहू असम से संबंधित है, चरकुला उत्तर प्रदेश से, और सरहुल आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित है। नेक्स्ट आता है अभिकथन और कारण, इनमें से कौन सा सही है। बात करते हैं, अभिकथन कहता है कि अकबर के शासन के 24वें वर्ष दहसाला प्रणाली की शुरुआत की गई थी, बिल्कुल करेक्ट है। कारण कहता है कि अंतर्गत स्थानीय उत्पादकता और कीमतों को मालगुजारी का आधार बनाया गया था। हम कहेंगे हाँ ये भी ठीक है, लेकिन व्याख्या आर इसकी सही नहीं कर रहा है। तो ए आर दोनों सही है, किंतु व्याख्या नहीं कर रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा सही जाएगा। निम्नलिखित यवन शासकों में से कौन अशोक के समकालीन थे। भाई यवन शासक थे, लेकिन अशोक के समकालीन थे। कौन कौन से थे, तो हम बात करें एंटियोकस थे, तुरमय थे, और अलिक सुंदर थे। तो यहाँ पर तीनों ही शासक थे, तो हमारा ऑप्शन डी रहेगा कि बाकी सभी शासक आपके अशोक के समकालीन रहे थे। मौर्यकालीन न्यायिक प्रशासन के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। तो मौर्यकालीन न्यायिक प्रशासन के बारे में विचार करना है। कंटक शोधन न्यायालय दीवानी अदालत के रूप में जाना जाता था। कंटक शोधन न्यायालय दीवानी अदालत के रूप में जाना जाता था क्या। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 125 का आंसर क्या सही रहेगा, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, तो आप लोग बता सकते हो, तो मुझे बताइए। ठीक है, तो कंटक शोधन किसके, दीवानी अदालत के रूप में जाना जाता था। क्या ये सही है, गलत है। किसके रूप में जाना जाता था, सिविल के रूप में जाना जाता था। और ये दीवानी अदालत किसके रूप में जाना जाता, भाई दीवानी को तो हम धर्म स्तरीय अदालत के रूप में जानते थे। तो पहला वाला तो गलत हो गया। अशोक ने मृत्युदंड की सजा को समाप्त कर दिया, नहीं, अशोक ने मृत्युदंड की सजा को समाप्त नहीं किया था, कहीं कहीं जगह फिर भी देखा जा रहा था। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही। अरे मुझे तो आपसे पूछना था, चलो कोई बात नहीं, खैर नेक्स्ट क्वेश्चन कोई और पूछ लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में विचार करें, यह विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखी गई है, बिल्कुल करेक्ट है। इसमें समुद्रगुप्त को संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला बताया गया है। हमारे दोनों ऑप्शन करेक्ट रहेंगे, तो एक और दोनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार किस धार्मिक समुदाय का लिंग अनुपात सबसे कम है। किस धार्मिक समुदाय का लिंग अनुपात सबसे कम है, तो हम कहेंगे सिख धर्म का लिंग अनुपात जो है वो आपका सबसे कम है। कहां का, सिख का सबसे कम है। नेक्स्ट बात करेंगे, जनगणना 2011 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, बिल्कुल करेक्ट। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक संख्या प्रतिशत वाला राज्य आपका पंजाब है। क्या बात कर रहा है, अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य पंजाब है, तो हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। तो हमारा इसमें भी सी वाला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्रशासित प्रदेश का जनघनत्व न्यूनतम है। जनघनत्व न्यूनतम कहां का है, लक्षद्वीप का जनघनत्व न्यूनतम है, ध्यान रखिएगा, कहां का, लक्षद्वीप का सबसे न्यूनतम है। नेक्स्ट बात करेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक पुरुष एवं स्त्री साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। तो केंद्र शासित प्रदेश या राज्य इनमें से पूछ रहा है कि पुरुष और स्त्री का साक्षरता दर कौन सा है, हम कहेंगे राजस्थान है। कौन सा है, राजस्थान है। तो हमने यहाँ पर जीएस के अपने क्वेश्चन कर लिए, बाकी यहाँ पर मैथ और रीजनिंग के, जो कि हमारी नेक्स्ट अलग वीडियो बन रही है मैथ और रीजनिंग की, आप सब लोग देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर हमने संस्कृति आईएएस कर लिया। इसी तरीके की हमारी चैनल पर मल्टीपल वो लग रही है आपकी टेस्ट सीरीज, जैसे आपकी मेक आईएएस की लग रही है, मेक आईएएस के अलावा की आज तो जीएस वर्ल्ड की भी लग रही है, जीएस वर्ल्ड की बात किया है तो ध्येय की भी लग रही है ना, ध्येय की भी यहाँ पर लग रही है। तो मल्टीपल कोचों की लग रही है, आप जाके एक बार चैनल पे जरूर देख लीजिएगा। तो वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।